सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पठन शिक्षण की विधियां। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पठन शिक्षण। तो पठन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं और पठन शिक्षण की क्या उपयोगिता है, और जितने भी मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बच्चों को किस तरीके से आपको पढ़ाना है कि उन्हें आसानी से अक्षर आ सके समझ में, अक्षरों से बने हुए शब्द, फिर शब्दों से बने हुए वाक्य। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो पढ़ने की विधियां हैं इनको बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए, और बहुत ही आसानी से यहाँ पर मैं आपको समझाने भी वाली हूँ। और जितने भी विधियां हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सभी को आपको याद भी रखना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बालकों को स्वर व्यंजन वर्णमाला से परिचित कराया जाता है, परंतु पढ़ाने का तरीका रुचिकर न होने के कारण उनमें पढ़ने की इच्छा जागृत नहीं होती है और वे इसे भार समझने लगते हैं। पठन शिक्षण की विधियां इस प्रकार हैं। जैसे कि क्लास में कोई टीचर जाते हैं और वह बच्चों को अक्षर बताना शुरू करते हैं, अक्षर बताना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद वो उनको शब्द बताएंगे, वाक्य बताएंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है ये पूरा बोरिंग लगता है। जब तक बच्चों को एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, जब तक बच्चों के सामने कार्ड्स के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, तब तक बच्चों को वह पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आप देखते होंगे जो छोटे बच्चों का क्लास होता है वो बहुत ही कलरफुल बना होता है। कलरफुल का मतलब होता है कि उसमें आप देखोगे तो आपको ढेर सारे फ्रूट्स के नेम, फ्रूट्स बने भी होंगे, इस तरीके से वेजिटेबल के नेम्स होंगे। तो क्लासरूम में कार्टून बने होते हैं ताकि बच्चे आकर्षित हों अपनी कक्षा के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। तो इसलिए दोस्तों जो पठन शिक्षण है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि बच्चों को कैसे हमें पढ़ना सिखाना है। ये जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं, टीचर का सबसे पहला टास्क यही होता है कि बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला मेथड है वो है अक्षर बोध विधि। तो इस विधि में सर्वप्रथम बालकों को अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। इस तरीके से पहले अक्षरों में वर्णमाला सिखाई जाती है उनको इस तरीके से, और इसके बाद आते हैं स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम इस तरीके से इनको बता देते हैं, फिर हम बच्चों को बताते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं, और इसमें मिलान सिखाते हैं। तो इस तरीके से भ में आ की मात्रा हुई तो ये भा हो गया, ल में ऊ की मात्रा हुई तो लू हो गया, और भा और लू मिलकर के क्या हो गया? भालू हो गया। तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर शब्दों को जोड़ करके हम वाक्य बनाना भी सिखाएंगे। तो भालू धन काला धन है, तो भालू काला है। तो ये जो मेथड है ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है जिससे अधिकतर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इस मेथड को अच्छा नहीं माना जाता है। इस मेथड को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि बच्चों की सोच को या बच्चों की रुचि को बिना ध्यान में रखे ही टीचर बस इसे पढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो अक्षर बोध विधि है इसको बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है पढ़ाने में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अक्षर बोध विधि के अंतर्गत शिक्षण क्रम को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। यानी कि पहले हम बच्चों को वर्ण सिखाएंगे, फिर वर्णों से बने शब्द और शब्दों से बने वाक्य सिखाएंगे। तो यही है शब्द बोध विधि। तो शब्द बोध विधि में आप यही है अक्षर बोध विधि। तो अक्षर बोध विधि में दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बच्चों को अक्षर सिखाएंगे, यानी कि वर्णमाला में जो अक्षर हैं उन्हें हमें सिखाना है। और इन अक्षरों को सिखाने के बाद फिर हमें क्या सिखाना है? बच्चों को शब्द बनाना सिखाना है। और जब बच्चे शब्द बनाना सीख जाए तो हमें उन्हें क्या सिखाना है? वाक्य बनाना सिखाना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद जो अगली शिक्षण विधि है उस विधि में क्या होगा। तो जो अगली शिक्षण विधि है ये है कहानी विधि। और कहानी विधि से कोई भी बात अगर आप बच्चों को बताएंगे, कहानी के माध्यम से बताएंगे, तो बच्चे उससे रिलेट कर पाएंगे। बच्चों को आप चाहे खरगोश और कछुए की कहानी सुनाइए, आप जैसे ही बच्चे के सामने आप शेर का नाम लेंगे या बंदर का नाम लेंगे, बच्चों के अंदर तुरंत, बच्चों को लिखने तो आ नहीं रहा, अभी छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनके दिमाग में उस जानवर का
चित्र जरूर बन जाता है कि हाँ ये शेर इस तरीके से दिखता है या बंदर इस तरीके से दिखता है, उनके दिमाग में तुरंत उनकी पिक्चर आ जाती है। तो इस तरीके से जो कहानी विधि है इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यह विधि विश्लेषणात्मक विधि का ही विस्तार है। इस विधि में संपूर्ण वर्णमाला को वाक्यों से निर्मित कहानी द्वारा सिखाया जाता है और छात्राध्यापक इस प्रकार के वाक्यों का निर्माण करते हैं कि उन्हें जोड़कर या उन वाक्यों का प्रयोग करके कोई कहानी बनाई जा सके। तो कहानी विधि का इस तरीके से हम कर सकते हैं कि बच्चों को हम वर्णमाला में वर्णमाला सिखा रहे हैं तो हम इस तरीके से बच्चों को कहानी के माध्यम से, जैसे का से कबूतर उड़ा रहे थे, ख से खाना खा रहे थे, ग से गाना गा रहे थे, घ से घर को जा रहे थे। इस तरीके से जब बच्चों को हम किसी कहानी के माध्यम से कोई कहानी जोड़ करके बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं या बच्चों को कोई कविता सुना करके उन वाक्यों को बताते हैं या उन शब्दों को या उन वर्णों को सिखाते हैं तो बहुत आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। तो ये जो कहानी विधि है इससे बच्चों को वर्णमाला भी याद हो जाती है और बच्चे कहानी भी सुन करके बहुत खुश होते हैं। तो ये एक तरीका हो गया पढ़ाने का। अब इसके बाद देखिए शब्द शिक्षण विधि। तो शब्द शिक्षण विधि में क्या होता है, देखो और कहो। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे कि पापा, मामा, चाचा, दादा, नाना आदि। इसमें भी वही चीज होती है, शब्द शिक्षण विधि में भी वही बात है कि इसमें भी हमें क्या करना होता है, इसमें भी हमें शब्दों को पढ़ना होता है, लेकिन किस प्रकार से, ऐसे शब्द जिनके विषय में हम जानते हैं। बच्चों को पता है पापा कौन है, मामा कौन है, चाचा कौन है, दादा कौन है, नाना कौन है, ये सारे बच्चे जानते हैं। और जब हम उन कैरेक्टर से जोड़ करके इन शब्दों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि ये शब्द क्या है, पापा है, ये क्या है, मामा है, ये चाचा है। तो हम जब उन कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, बच्चों की पढ़ाई से जोड़ देंगे तो बच्चे इन शब्दों को आसानी से पहचान जाएंगे और जब इन शब्दों को पहचान जाएंगे तो इन शब्दों से बने हुए वाक्यों को भी पहचान जाएंगे। यही है शब्द शिक्षण विधि। तो देखो और कहो भी इसे हम कहते हैं, इस विधि को, शब्द शिक्षण विधि को। इसके बाद आता है वाक्य शिक्षण विधि या वाक्य संरूप विधि। तो वाक्य शिक्षण विधि में क्या होता है, इस विधि को कविता या कहानी विधि भी कहते हैं। वाक्य शिक्षण विधि को हम क्या कहते हैं, कविता या कहानी विधि भी कहते हैं। यानी कि जो भी आपने कहानी विधि देखी है आप बस वही समझिए। इसमें क्या होता है, इस विधि में 4 से 5 वाक्यों की कविता या कहानी के वाक्य चुन लिए जाते हैं। 4 से 5 वाक्यों की कोई भी कविता या कहानी चुन ली जाती है और रोचक पूर्ण तरीके से शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। वाक्यों के ज्ञान के पश्चात शब्दों और अक्षरों का भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी कविता या कहानी के 4 लाइन को लेकर के और क्या किया जाता है, उस 4 लाइन में उस कविता और कहानी को बच्चों को पढ़ाया जाता है और जो उस कहानी में जो सेंटेंस होते हैं यानी कि जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों को भी बच्चों को बताया जाता है और उन वाक्यों से फिर क्या बताया जाता है हमें, शब्द और फिर वर्ण। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि होती है, शिक्षण सूत्र होता है पूर्ण से अंश की ओर, उसमें क्या किया जाता है, उसमें मेनली हम सबसे पहले पूरी वस्तु के बारे में बता देते हैं। जैसे कि कोई पेड़ है, अगर हमें पेड़ के फल के बारे में केवल बच्चों को बताना है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले पूरे पेड़ के बारे में बता देंगे। फिर जब पूरे पेड़ के बारे में बच्चों को पूरा पेड़ ही हम दिखा देंगे कि इस तरीके से देखो पेड़ होता है, तो पेड़ की जड़ कहाँ होती है, पेड़ का तना कहाँ है, पेड़ के पत्ते कहाँ है, पेड़ में कहाँ पर फल लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, तो बच्चों को सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बताया गया कि जब बच्चों को हम पूरा वाक्य ही दिखा देंगे यानी कि पूरा सेंटेंस ही बता देंगे तो फिर बच्चों को क्या करेंगे, फिर उन्हीं सेंटेंसेस में से या उन्हीं वाक्यों में से बच्चों को फिर क्या बताएंगे, शब्द बताएंगे और फिर शब्दों के बाद वर्णमाला। यानी कि पहले पूरी चीज हम दिखा देंगे, पूरा वाक्य दिखा देंगे, फिर उन वाक्यों में जो शब्द हैं उनके बारे में बताएंगे, फिर वर्णों के बारे में या अक्षरों के बारे में बताएंगे। तो इसमें यही बात है कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण विधि होती है, पहले हम पूरी वस्तु को दिखा देंगे, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पूरे पेड़ को हमने पहले बच्चों को दिखा दिया, फिर उसके पत्तों के बारे में बात किया, उसके तने के बारे में, जड़ के बारे में, फूल के बारे में, फल के बारे में। तो इससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि वाक्य शिक्षण या
वाक्य संरूप विधि, इसमें भी यही बात है कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें पूरा वाक्य बच्चों को बता देना है, फिर उन वाक्यों में जो छिपे हुए शब्द हैं और शब्दों में भी छिपे हुए जो अक्षर है उनके बारे में बता देना है। अब इसके बाद 5वें नंबर पर आता है ध्वनि साम्य विधि। तो यह विधि ध्वनियों वाले शब्दों का उच्चारण सिखाती है। यह विधि ध्वनियों वाले शब्दों का उच्चारण सिखाती है, जैसे कि सुरेश, महेश, कर्म, मर्म आदि। इस विधि में केवल ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, ये जो ध्वनि साम्य विधि है, इस विधि में इस तरीके के ध्वनि वाले शब्द यानी कि सुरेश, महेश, कर्म, मर्म, या फिर हम ये कहें कि ऐसे शब्द जिनके विषय में बच्चे ज्यादा जानते नहीं है, और जब उन्हें इस तरीके के शब्द शुरू में सिखा दिए जाएंगे तो वह इन शब्दों को समझ नहीं पाएंगे, और इसमें केवल ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि बच्चों को हमें सबसे पहले क्या चीजें सिखानी है, सबसे पहले उन्हें अक्षर का ज्ञान सिखाना है, और अक्षरों का ज्ञान भी इस तरीके से सिखाना है कि बच्चे उसमें रुचि लेकर के उसको सीखें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अगर टफ हम अक्षरों को बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे वर्ड जिनके बारे में बच्चे जानते ही ना हो, तो उनके बारे में बच्चों से अगर पूछ लिया जाएगा तो बच्चे कैसे बता पाएंगे। तो यह जो ध्वनि साम्य विधि है, ये अगर देखा जाए तो बड़ी क्लास के लिए है। इसके बाद देखिए संयुक्त विधि। इस विधि में सबसे पहले वाक्य, फिर शब्द और अंत में वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वही आपने अभी देखा है यहाँ पर वाक्य शिक्षण विधि, और इससे पहले आपने कहानी विधि भी देखा था, तो उसी से मिलता जुलता है संयुक्त विधि। और यह भी बहुत ही अच्छी शिक्षण विधि मानी जाती है। इसमें भी पहले बच्चों को वाक्य बताए जाते हैं, वाक्यों के बाद फिर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, और फिर शब्दों के बाद अंत में वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। तो इस तरीके से ये जो संयुक्त विधि है, यह भी बहुत ही अच्छी विधि है पठन की। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 6 विधियां आपने कंप्लीट कर ली है, पूरी की पूरी 6 आपने पढ़ ली, और उम्मीद करती हूँ कि ये 6 की 6 विधियां आपको समझ में आई होंगी। अब एक लास्ट बचा है, और लास्ट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि यानी कि जो 7वां नंबर आप देख रहे हैं, साहचर्य विधि, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस विधि की जनक कौन है, मैडम मॉन्टेसरी या मारिया मॉन्टेसरी। याद रखिएगा, साहचर्य विधि की जनक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी। और इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि बच्चों को हम ढेर सारे कार्ड देते हैं इस तरीके से, और उस कार्ड पर हम कुछ लिख देते हैं। जैसे कि एक कार्ड पर हमने अ लिख दिया, एक पर आ लिख दिया, एक पर ई लिख दी। इस तरीके से हमने पूरी वर्णमाला लिख दी, और इन कार्ड्स को हमने क्या किया, सभी बच्चों में डिवाइड कर दिया। जितने भी क्लास के बच्चे हैं सभी को कक्षा में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम उन कार्ड्स को एक एक बच्चे को हम बुलाएंगे और पूछेंगे किसके पास अ वाला कार्ड है, वो बच्चा आ जाए। क्योंकि अब हमें क्या करना है, पूरी वर्णमाला को व्यवस्थित करके लगाना है। जिस बच्चे के पास अ वाला कार्ड होगा वो यहाँ लेकर के पहुंच जाएगा ब्लैक बोर्ड के पास। फिर हम बोलेंगे किसके पास आ वाला कार्ड है, यानी कि आ वाला कार्ड जिसके पास होगा वो यहाँ पर लेकर के पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर बच्चों को क्या होगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, और बच्चे अक्षर को पहचानना भी सीख जाएंगे। और एक तरीका है, वो तरीका क्या है, ये मिलान है। जैसे अ से क्या होता है, अनार होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही एक कार्ड पर इस तरीके से अनार बना करके क्या करेंगे, रखे रहेंगे। तो बच्चों को भी क्या होगा, बच्चों को ये समझ में आएगा, हम इसी चित्र से क्या करेंगे, इस अ को जोड़ देंगे। यानी कि बच्चे जब इस अनार को देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि अनार जो है उसको इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही आ को हम किससे जोड़ देंगे, आ को हम आम से जोड़ देंगे, आम वाले कार्ड से जोड़ देंगे। तो बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आ अक्षर होता है, कैसे आ होता है, बच्चों को याद हो जाता है। तो ये जो साहचर्य विधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस विधि को बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, इनमें वस्तुओं के नाम के कार्ड रखे होते हैं जो बालकों को दिखाए जाते हैं। फिर उन कार्डों को मिलाकर बालकों को वितरित कर उन्हें यथा स्थान पर रखने को कहा जाता है। इससे बालकों की बुद्धि का भी विकास होता है। तो यही मैंने यहाँ पर आपको समझाया। अब इसके बाद दोस्तों आता है शुद्ध पठन शैली के लिए ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि सही पढ़ने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए। दोस्तों, सही पढ़ने के लिए कौन कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना जरूरी होता है। तो देखिए, पढ़ने से पूर्व कठिन शब्दों को, वाक्यों को क्या कर दिया जाए, डिस्क्राइब कर दिया जाए। यहाँ पर बताया गया है
कि जब हम कठिन शब्दों का अर्थ पहले से ही बच्चों को बता देते हैं या उसकी व्याख्या कर देते हैं, तो जब हम पाठ को पढ़ाते हैं तो बच्चों को उन शब्दों का अर्थ पहले से पता होता है। तो इससे क्या होता है, पाठ को पढ़ाना भी आसान होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कोई भी चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पीछे क्या दिए होते हैं, कठिन शब्द दिए होते हैं और उनका अर्थ बताया गया होता है। इसीलिए बताया गया होता है कि बच्चों को आप पहले से ही इन कठिन शब्दों की क्या कर दें, व्याख्या कर दें और बच्चों को समझा दें, ताकि जब आप कहानी को बताएं या कविता को बताएं तो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कि ये कौन सा शब्द आ गया। फिर इसके बाद देखिए, पढ़ते समय ध्यान केंद्रित किया जाए, यानी कि पढ़ते समय बच्चों का पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर होना चाहिए, किताब पर होना चाहिए और जो प्रकरण या जो कहानी बताई जा रही है उस पर ध्यान होना चाहिए। तो इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षक का आदर्श पठन शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। एक शिक्षक जो कहानी या कविता पढ़ रहे हैं वह बिल्कुल सही पढ़ें और उचित लय और सुर में पढ़ें। इसके अलावा बिल्कुल शुद्ध शब्दों को पढ़ें, क्योंकि बच्चे उन्हीं का अनुकरण करेंगे, तो इस बात का भी खासा ख्याल रखना है। छात्रों के अनुकरण पठन पर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी कि बच्चे जब पढ़ें तो वह भी शुद्ध पढ़ें और जैसे टीचर ने उन्हें पढ़ाया है वैसे ही वो पढ़ें। इसके बाद आता है कक्षा का वातावरण, यानी कि कक्षा का जो वातावरण है वह भी आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि कक्षा अच्छी होगी तभी पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा बच्चों को। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पठन शिक्षण की विधियां पूरा कंप्लीट कर ली और कल से हम पढ़ेंगे लेखन, यानी कि लिखने की जो कला है या बच्चों को हमें लिखना कैसे सिखाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो पूरा पठन शिक्षण है ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं हम उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, आपको वीडियोस भी मिलेंगी और वीडियोस पर कोई ऐड या कोई प्रचार भी नहीं आएगा। आप बिना डिस्टर्ब हुए पूरे वीडियो को आराम से देख पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर, तो आप लोग प्लीज ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और सभी लोग उससे जुड़ जाइए। और आपको पीडीएफ के साथ साथ क्लासेस भी मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बराबर जो मैं टेस्ट लूंगी वो भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं दोस्तों ऐप से जुड़ करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप में से अधिक प्रशिक्षु ऐप को डाउनलोड करेंगे और हमारे चैनल से जुड़ेंगे ऐप पर। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाइएगा और अपने अच्छे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, ताकि हम मोटिवेट हो उन्हें पढ़ करके और आपके लिए रेगुलर वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।